हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सीधे मेहमानों का स्वागत करेंगे। हमारे साथ हैं राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तस्लीम रहमानी साहब एसडीपीआई से, रहमानी साहब का स्वागत है। वारिस पठान जी एआईएमआईएम से, वारिस साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, यूं तो जनसंख्या पर हम लोग बहुत डिबेट कर चुके हैं। आसाम में कानून बनने की बात हुई, अब जब यूपी में योगी सरकार इस विषय में आगे बढ़ी तब भी हमने बात की थी, डिबेट किया था। आज हम क्यों बात कर रहे हैं? राकेश सिन्हा जी जो हमारे सामने बैठे हैं, आज इनका एक बिल है जनसंख्या नियंत्रण का, 2019 से वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस्ड है। आज उस पर बहस की गुंजाइश थी, मौका आया था काफी अरसे के बाद, लेकिन वो बहस हो नहीं पाई। चलिए, ये तो एक पहलू है। लेकिन राकेश जी, आपने जो बयान दिया कि अगर इस वक्त देश में जनसंख्या नियंत्रण में न की गई तो गृह युद्ध हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही। इसको कुछ लोगों ने यह समझा कि आप इशारा कर रहे हैं कि खतरा है, या कुछ लोगों ने यूं समझा कि आप खतरा पैदा करना चाह रहे हैं, नेगेटिवली लिया। उनको आपके बयान से आपत्ति हुई कि ऐसी बात एक सांसद क्यों कर रहा है। तो पहले आप यही समझाइए कि आपने क्यों कही ये सिविल वॉर वाली बात। देखिए, जिन लोगों की दृष्टि बड़ी नहीं होती है और सोच बहुत छोटी होती है, उनकी व्याख्या करने की भी प्रक्रिया वैसी ही होती है। जब मैंने गृह युद्ध कहा तो मैं एक घटना शुरू करने वाला हूं। इस हिंदुस्तान में नदियों की पानी को लेकर जिन दक्षिण के राज्यों में दो सरकारें भिड़ गई, वहां की जनता भिड़ी रही और चुनाव में वह मुद्दा बन गया कि किस पार्टी को वोट दें। पानी ही मुद्दा बन गया। इसका कारण पानी क्यों बना? 40 साल पहले पानी संकट का कारण क्यों नहीं था? जहां राजस्थान में हमने देखा कि पानी लेने के लिए आपस में लोग, मैं दो गृह युद्ध तो छोड़ दिए, आपस में लोग गुत्थम गुत्थी करने लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब संसाधनों की कमी होती है, संसाधनों पर दावा करने वाले अस्तित्व की जब लड़ाई होती है, तो वह अस्तित्व की लड़ाई दो प्रकार से लड़ी जाती है। एक तो जो विवेकवाद के आधार पर लोग इंपावर्ड होते हैं, डेमोक्रेटिक आधार पर लड़ते हैं। लेकिन जब अस्तित्व ही खतरे में होता है तो हर आदमी अपने को बचाना चाहता है, और वह संघर्ष जातीय, कि वह जाति आगे हम पीछे, उसके पास रिसोर्स अधिक मेरे पास कम, सांप्रदायिक, वह संप्रदाय डोमिनेट कर रहा है, मैं नहीं डोमिनेट कर रहा हूं, ऐसी ताकतें उस संसाधनों की कमी, अवसरों की कमी को जातीय, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, भाषाई लड़ाई में परिणत कर देते हैं और अंततः समाज एक दूसरे से भिड़ा रहता है। जो गृह युद्ध हम उस स्पेन का देखते हैं, रसिया का देखते हैं, तो गृह युद्ध शब्द की व्याख्या इस संदर्भ में यह होगी कि लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। कहीं क्षेत्र के आधार पर लड़ाई होगा, कहीं पानी के लिए होगा, कहीं मान लीजिए कल संसाधनों की कमी होगी। जिन राज्यों के पास बॉक्साइट है, माइंस है, कहेंगे हमारे यहाँ का माइंस दूसरे राज्य में नहीं जाएगा क्योंकि हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, जाएगा तो एक ही राज्य में, एक ही राष्ट्र में अनेक राष्ट्र पैदा ले लेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनसंख्या विमर्श को, जो मैं बार बार आपके टीवी चैनल पर 2 बार कह चुका हूं, जनसंख्या विमर्श को सभी संकीर्णताओं से ऊपर किया। 2019 तक मैं कह सकता हूं कि 2019 तक जो विमर्श था वह सैफरन डेमोग्राफी कहा जाता था। एक टर्मिनोलॉजी है, जेफरी एंड जेफरी 2 बड़े स्कॉलर थे, पति पत्नी। उन्होंने भारत के डेमोग्राफी को सैफरन डेमोग्राफी कहा, जिसका तात्पर्य था कि डेमोग्राफर भी ऐसी डेमोग्राफी देते हैं जो लगता है कि मुसलमान डोमिनेट कर रहा है, हिंदू की जनसंख्या घट रही है, तो इसको उसको भगवा जनगणना कहा। इन सब संकीर्णताओं से ये डिबेट जूझता रहा। उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लाल किले से कहा कि जनसंख्या को सिर्फ संसाधनों के अनुपात में देखना चाहिए। मैं तो आपसे आपके बिल की बात पूछता हूं। आप बिल लेकर के आए, आपके बिल में अभी जो आपने कहा सैफरन डेमोग्राफी या वगैरह वगैरह, तो आपका बिल क्या बिल्कुल इन बातों से अछूता है? इसमें कोई हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है कि हिंदू आबादी घट रही है, मुसलमान आबादी बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री को उस अधिष्ठान को आगे बढ़ाते हुए जो 2 बातें उसमें कही है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वह बातें इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसमें मेरा कोई इन्वेंशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने
अपने शासन काल में 1940 से प्रयास शुरू किया। 1940 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी के तहत एक कमेटी बनाई थी, फैमिली प्लानिंग एंड लिमिटेड चिल्ड्रन। 1946 से भोरे कमेटी बना। 1951 में सरकार ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण है, और पहले प्लान में 1.5 मिलियन यानी 15 लाख रुपए उस पर खर्चा किया गया। दूसरे प्लान में 2 करोड़ रुपए जनसंख्या नियंत्रण पर खर्च किया गया। ठीक है। और पहले से 4 प्लान में यानी 51 से 74 के बीच में 300 लगभग 366 करोड़ रुपया खर्च किया गया, और 74 से 2014 तक में 2 लाख करोड़ खर्च किया गया। तो और हमारे दो का नारा दिया गया। तो मैंने रिप्लेसमेंट लेवल की बात कही कि हम सबका रिप्लेसमेंट लेवल आए। और समाज शास्त्रीय, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, लेकिन एक बात निश्चित है, किसी भी समाज में रीजनल बैलेंस, क्षेत्रीय बैलेंस, सामाजिक संतुलन दोनों बना रहना चाहिए। यदि दोनों में से कोई बैलेंस बिगड़ता है तो समाज में, देखिए, जब आप जैसे आप ये सामाजिक संतुलन कह देते ना, वहीं पे ये बात डिरेल हो जाती है और वहीं पर दूसरे को कहने का मौका मिलता है। मैं जरा एक बार पहले वारिस पठान के पास जाना चाहता हूं। आपने उनकी पूरी बात सुनी। मैंने राकेश जी को लंबा मौका इसलिए दिया कि उनका बिल का मकसद समझ में आए, उनकी इंटेंशन समझ में आए। आपको उनकी मंशा क्या लगी, वारिस पठान? देखिए सौरभ भाई, आपने राकेश सिन्हा साहब को तकरीबन 12-15 मिनट दिए बोलने के लिए। उनको एक सवाल किया था आपने कि ये सब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने से सिविल वॉर का क्या हो जाता है। इन्होंने तो उस बात का जवाब ही नहीं दिया कि सिविल अनरेस्ट है, सिविल वॉर कैसा होगा। उन्होंने तो बल्कि ये कर दिया कि एक सेफ्रॉन ये चला था जिसके तहत इनको ऐसा लग रहा था कि मुसलमान लोग हिंदुओं पे डोमिनेट करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं राकेश सिन्हा साहब कि 20% मुसलमान 80% नॉन मुस्लिम पे कैसा डोमिनेट करेंगे? आपके पास इसकी तो कोई फैक्ट है ही नहीं। दूसरी बात, राकेश सिन्हा साहब थोड़ा गणित चेक कर लीजिए। 2001 से 2011 तक के बीच में सबसे 100 बरस में सबसे डिक्लाइन था डेकेडल ग्रोथ रेट इंडिया के अंदर। वो तो आपने उसका उल्लेख किया ही नहीं। अब जब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का एक मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट फाइल किया था सौरभ भाई। उसमें यह लिखा था कि हम लोग ये फैमिली वेलफेयर जो प्रोग्राम होता है, इसमें सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल पे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये इंडिविजुअल का राइट है। एक कपल को अधिकार है कि वो कितने बच्चे पैदा करे, क्या पैदा करे। तो यूनियन ऑफ इंडिया एफिडेविट फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में, और यहां पर यूपी में और असम में, यूपी में योगी लाना चाहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जबकि यूपी के अंदर 156 जो भाजपा के विधायक हैं उनके ज्यादा से ज्यादा। वारिस साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखो, आप भी विधायक रहे। मैं आपसे एक सवाल, एक छोटा सा सवाल है। बच्चे 7 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, ये आंकड़े कहां? नहीं, मैं तो अभी किसी आंकड़े पे भी नहीं जाता। मैं केवल एक आंकड़े पे जाता हूं। वारिस साहब, बात तो सुनिए। आप पॉलिटिकल आदमी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, आप समाज के हालात को जानते हैं। इसीलिए मुझे बताइए, एक ही आंकड़ा बहुत है। देश की आबादी आजकल जो अनुमान लगाया जाता है 140 करोड़ के आसपास है, इससे थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे। आप मुझे बताइए, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है या नहीं? आप भूल जाओ धर्म, भूल जाओ स्टेट, भूल जाओ कौन सी जाति का है, ये कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो आप देख लीजिए सर, 84% जो नॉन मुस्लिम कपल है उसके 2 से ज्यादा बच्चे, तो आंकड़ा मेरे पास तो लिखा हुआ है। और अगर यही है रिसोर्सेज की जब बात आप करते हो, तो रिसोर्सेज क्यों डिवाइड हुआ है? इक्वली डिवाइड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि 22% जो अपर कास्ट है हिंदुओं का, उसके पास 44% देश का वेल्थ है। वारिस साहब, अगर आपके आंकड़े सही भी हैं, अगर आपके आंकड़े सही भी हैं, तो ये जो बिल आएगा ये तो सब पे लागू होगा ना? ये बिल सब पे लागू होगा ना? अगर इस बिल में लिखा है कि कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो फिर वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, हिंदू के मुसलमान हो, सब पे लागू होगा। ये बिल को लाकर योगी जो है मोदी के अगेंस्ट में जाने वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया का एफिडेविट है। और योगी जी क्या करेंगे आने वाले चुनाव में, एमएलए के चुनाव में? क्या योगी अपने जो 156 एमएलए हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनको टिकट देंगे कि नहीं देंगे चुनाव लड़ने के लिए? चाहिए बताइए। आप ये सोचिए ना कि अगर ये जानते हुए कि उनके अपने विधायकों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, कोई सरकार अगर ऐसा बिल ला रही है तो तारीफ करनी चाहिए उसकी कि भाई अच्छा है, आप तो अपने विधायकों को भी डिस्क्वालीफाई कराना चाहते हैं। आप गेम ही नहीं समझे, आप सियासत गेम समझे नहीं। इसमें सियासत क्या है कि किसी भी तरह लोगों का ध्यान भटकाना है,
ये जो पेट्रोल डीजल गैस के भाव चलिए ठीक है, आपको इसमें राजनीति नजर आती है, आपको इस पूरे इरादे में राजनीति दिखाई दे रही है। अश्विनी उपाध्याय बताएंगे, एक मिनट, क्योंकि अच्छा अश्विनी उपाध्याय को आज हमने खास तौर पर इसीलिए इन्वाइट किया। ठीक है वारिस साहब, अश्विनी उपाध्याय जी ने इस सब्जेक्ट पर काफी काम किया है और इस बात को लेकर ये जन जागरण का काम भी करते हैं कि आबादी घटनी चाहिए। वारिस साहब एक मिनट, अश्विनी उपाध्याय के पास जा रहा हूं। अश्विनी जी बोलिए, आपने बात सुन ली वारिस पठान की। सौरभ जी, ये मेरे हाथ में संविधान है। संविधान में शेड्यूल 7 है जिसमें काम का बंटवारा है। उसी में 3 लिस्ट है। एक है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसमें केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। और ये जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका मतलब केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। बड़ी सीधी सी बात है, हमारे पुरखे और क्या बल्कि हम लोग भी हमेशा कहते हैं जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। सौरभ जी, हमारी चादर इतनी बात आप समझो। दुनिया की आबादी की हमारे पास दुनिया के क्षेत्रफल का हमारा जो क्षेत्रफल है वो मात्र 2% है। तो उसके हिसाब से हमारी आबादी भी 2% होनी चाहिए। पूरी दुनिया की आबादी 750 करोड़ है, तो उसके हिसाब से तो हमारी आबादी 15 करोड़ होनी चाहिए। हमारे पास दुनिया का केवल 4% पानी है, केवल 4%। तो 4% पानी है, तो उसके हिसाब से हमारी जनसंख्या दुनिया की 4% होनी चाहिए। तो 4% के हिसाब से हमारी जो जनसंख्या है 30 करोड़ होनी चाहिए। अब हम जरा तुलना कर लेते हैं बाकी देशों से। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, उसकी जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है। चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, चाइना की जनसंख्या मात्र 144 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, अमेरिका की जनसंख्या मात्र 33 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, कनाडा की जनसंख्या मात्र 4 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़ है। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, ब्राजील की जनसंख्या मात्र 22 करोड़ है। और हम जो मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको केंद्र सरकार ने कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अभी हमारी पीआईएल के उस पॉइंट को नहीं काटा जो पॉइंट मैं आपके अभी दर्शकों को इंडिया टीवी के दर्शकों को बताने जा रहा हूं। मैंने अपने पीआईएल में कहा है, जो एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है, कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ नहीं बल्कि 150 करोड़ है। और वो मैंने कैसे कहा, वो केंद्र सरकार के आंकड़े को उपयोग करके कहा है। आधार हमेशा जिंदा लोगों का बनता है। 2019 में केंद्र सरकार ने कहा था 125 करोड़ लोगों का आधार बन गया। और सौरभ जी, हमने बहुत पूरे देश में सर्वे करवाए, 20% लोगों के पास आधार नहीं है। आप भी अपने रिश्तेदारी नातेदारी में पता करिएगा, छोटे बच्चों का आधार नहीं बना होता। तो 125 करोड़ आधार वाले, 20% बिना आधार वाले, जनसंख्या हमारी सीधे सीधे हो गई 150 करोड़। और जरा स्पीड आप देखो, हमारी स्पीड कितनी फास्ट है। रूस जिसका क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, वहां केवल पर डे 5000 बच्चे पैदा होते हैं, भारत में 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। चीन का जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, वहां 44,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं, हमारे यहाँ 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका जिसका क्षेत्रफल 3 गुना ज्यादा, केवल 11,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं। आपकी सब्जेक्ट पर स्टडी बहुत ज्यादा है, आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन आपने जितने भी आंकड़े दिए हैं, ये तो मुझे लगता है कोई भी गूगल करेगा तो उसको पता चल जाएंगे। अब मैं रहमानी साहब के पास जा रहा हूं। रहमानी साहब, अब जो अश्विनी उपाध्याय बोले, मुझे ये बताइए कि इसके बावजूद हम इस कानून को धर्म के चश्मे से देखें, ये कहां तक जायज है? सौरभ, आपको मेरा व्यू पॉइंट इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मालूम है। अश्विनी उपाध्याय जी की बात पे मैं कुछ भी रिएक्ट इसलिए नहीं करना चाहता कि ये एक लिखा हुआ पन्ना हर चैनल पे, हर डिबेट पे वही पढ़ते चले जाएं। मैं तोता नहीं हूं कि तोते की तरह एक चीज़ को रटता चला जाऊं। रोजाना नए फैक्ट और भी सामने आ रहे हैं, उन पर भी बात करनी चाहिए। मैं राकेश, अपने दोस्त राकेश के बात से आगे बात को बढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि परसेप्शन जो देखने का है हर एक का, उसी एतबार से वो मानी निकालते हैं। ये बिल्कुल सही है। और आप देखिए, अभी राकेश सिन्हा ने जो कुछ भी कहा, आप पूरा उनका जो 5-7 मिनट का स्टेटमेंट है उसको देखिए कि वायलेंस से रिलेटेड कितने वर्ड्स उन्होंने यूज किए। जब हम एक किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो जो हमारा माइंडसेट होता है, हमारे लफ्ज़ों का इंतखाब भी उसी माइंडसेट के मुताबिक होता है और हमारी मिसालें और संज्ञाएं भी उसी माइंडसेट के हिसाब से होता है। अगर मुझसे कहा जाता है कि जनसंख्या एक्सप्लोजन से क्या होगा, तो मैं कहता कि सोशल टेंशन्स बढ़ सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि गृह युद्ध छिड़ सकता है। मैं युद्ध की बात, जंग की बात और ये झगड़े की बात और ये सब मैं शायद ना कहता। मैं सोशल
सोशल टेंशन का लफ्ज इस्तेमाल करता। तो ये जो शब्दों का इंतखाब है, ये मेरे माइंड से, अब वो जिस ग्रुप से आते हैं आरएसएस से, उनके अब बचपन से लेकर अब तक सिर्फ जंग और जदल और लड़ाई झगड़ा सिखाया जाता है। इसलिए उनकी, मैंने ये हमेशा कहा कि पॉपुलेशन नेशनल इशू है, ना पॉलिटिकल है और ना रिलीजियस है। ठीक है। और अब आप आज के संदर्भ में अगर देखें तो एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री एंड इंट्रा पार्लियामेंट्री जो इस पर डिबेट है, वो दोनों अलग अलग है। इंट्रा पार्लियामेंट्री आप देखें पहले कि जब बीजेपी इक्तदार में है, लोकसभा में इक्तदार में है, जो बिल चाहती है जब चाहती है पेश करती है। कभी कभी बिल पे चर्चा भी नहीं होती, तड़ से लाते हैं हाउस के अंदर, तभी पास कराते हैं, तभी इंप्लीमेंट करते हैं, 2 दिन में बिल पास हो जाता है। इतनी पावर राज्यसभा में इक़्तिदार नहीं है बीजेपी का, इसके बावजूद फ्लोर मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है कि 370 जैसा बिल भी पास करा देते हैं, ट्रिपल तलाक पास करा देते हैं और सब करा लेते हैं। तो फिर ये जनसंख्या नियंत्रण पे इतनी नॉन सीरियस सरकार क्यों है कि वो लोग। चलिए, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छी बात आपने याद दिलाई। मैं पूछ लेता हूं राकेश सिन्हा से, राकेश सिन्हा से पूछ लेता हूं। राकेश जी, उनका कहना है ये 2 बातें हैं। एक तो उनके आपके गृह युद्ध वाले स्टेटमेंट पर उनको एतराज है कि ये युद्ध ऐसे शब्द का इस्तेमाल क्यों, और दूसरा ये जनसंख्या पर कानून बनाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल की जरूरत पड़ रही है, लाए सरकार बिल और पारित कराए। देखिए, मैं एक हल्के सेंस में, रहमानी साहब मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं होता तो मैं उलट कर कहता जो मैं नहीं कहना चाहता हूं। यदि मैं कह दूं कि आपको बचपन से जिहाद सिखाया जाता है, देखिए ऐसे लफ्जों का प्रयोग विमर्श में नहीं किया जाता है। मैंने कहा और मैं इस पर कायम हूं, यदि जनसंख्या इस गति से बढ़ी सौरभ जी, जब 2050 में हमारी जनसंख्या कहां पहुंचेगी उसका मैं एक उदाहरण देता हूं जो पहले भी दिया है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं संसाधनों को, मैं पहले आपके चैनल पर कह चुका हूं, वह 1.12 है। एक ग्लोबल हेक्टेयर पैमाना बनाया गया, ग्लोबल हेक्टेयर कहते हैं, 1.12 ग्लोबल हेक्टेयर है। जो हम कंज्यूम उपभोग करते हैं वह पृथ्वी फिर से रिजेनरेट कितना करती है, तो उसमें से सिर्फ 0.45 पृथ्वी रिजेनरेट करती है, उसको बायो कैपेसिटी कहते हैं, यानी 0.45 बायो कैपेसिटी है। दोनों का गैप 177% है। अब 177% का गैप लोगों और संसाधन के बीच में रहा, तो 30 साल बाद हम आपस में, आप उसको टेंशन कह लीजिए, आप उसको कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए, आप उसको गृह युद्ध कह, आपके ऊपर है। मैं कहता हूं स्थिति ऐसी बिगड़ेगी कि म्यूटिनीज होगा, लोग लड़ेंगे, एक पड़ोसी दूसरे से लड़ेगा। चलिए ठीक है, एक बात ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं राकेश जी। आज भी अरे आप बहुत दूर क्यों जाते हैं, दिल्ली में आ जाइए जहां पानी नहीं आता नलों से, टैंकर भेजे जाते हैं। रहमानी साहब आप खुद गवाह होंगे, आपने देखा होगा जहां पानी नहीं पहुंचता, टैंकर जाता है तो कैसी आपाधापी मचती है। मोहन भागवत कहते हैं कि सौरभ जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, रहमानी साहब को चुप कराइए, मैं अपनी बात बस 1 मिनट, रहमानी साहब 1 मिनट में अपनी बात, रहमानी साहब जरा एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, 1 मिनट रहमानी साहब 1 सेकंड, रहमानी जी प्लीज आप कंप्लीट कीजिए। मैं जो कहना चाहता हूं, हाँ, मैं जो कहना चाहता है, ये जो इको फुटप्रिंट और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायोकैपेसिटी के अंतर को मैंने बताया, इसी को प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और मेरे बिल में क्या है, मेरे बिल में क्या है उसका एक बैकग्राउंड देता हूं। 1966 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहा गया, रहमानी साहब मैं आ जाऊंगा आपके पास, करेंगे आप यहाँ, रहमानी साहब मैं आ जाऊंगा आपके पास, भागवत साहब वाले कमेंट की बात तो लीजिए, आपको जो डिबेट करना कीजिए। 55.95 करोड़ पॉपुलेशन इस देश का था, 50.95 करोड़ ने 50 करोड़ 95 लाख जब पॉपुलेशन था तो हमने कहा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 1966 में। आज जब हम 150 करोड़ है, जो सुनील उपाध्याय जी ठीक ही बोल रहे हैं, तब हम कह रहे नहीं पॉपुलेशन ठीक गति नहीं ठीक है। राकेश जब मैं आपको रोक रहा हूं जरा एक मिनट, देखिए आपकी बातों से आज एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं सौरभ जी, आज सदन में फ्राइडे का जो दिन होता है, शुक्रवार का जो दिन होता है, आप भली भांति जानते हैं, आपके दर्शकों को बता दूं, फ्राइडे के दोपहर का दिन गैर सरकारी बिजनेस के लिए होता है, यानी मेंबर अपना बिल और रिजोल्यूशन लाते हैं, उसमें मेंबर फ्री होते हैं अपनी बात कहने के लिए। तृणमूल कांग्रेस सहित वामपंथी कांग्रेसियों ने जो प्राइवेट बिजनेस को जो डिसरप्ट किया, ये सरकारी बिजनेस होता तो डिसरप्ट करते। इसके पीछे मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक ही मंशा है,
जो परसेप्शन है कुछ लोगों में कि जनसंख्या नियंत्रण का प्रभाव एक खास समुदाय पर पड़ेगा, उस वोट बैंक की राजनीति को एड्रेस करने के लिए आज हाउस को मैं जवाब ले रहा हूं वारिस पठान से आपका, हालांकि इनके मेंबर वहां पर नहीं थे। वारिस पठान बड़ा सीधा साफ आरोप लगा दिया राकेश सिन्हा ने। मैं एक सेकंड, राकेश सिन्हा ने बड़ा साफ आरोप लगा दिया वारिस पठान। इन्होंने कहा है कि आज इनके बिल को इसीलिए नहीं उस पर चर्चा करने दी गई ताकि मुस्लिम समुदाय में यह मैसेज ना चला जाए कि एक आरएसएस का आदमी बिल लाया था जनसंख्या पर और उसको बोलने दिया। अभी क्या है, मोहन भागवत जी ने तो कहते हैं कि सबका डीएनए सेम है, तो फिर हिंदू मुसलमान करके फायदा क्या है, क्यों करते हैं ये बात? क्योंकि मोहन भागवत खुद फंस गए, इसीलिए वो आके अभी बोलने लग गए, अलग बात। लेकिन भागवत साहब ये भूल गए कि इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है 1950 से 2011 तक में सबसे कम रहा है। ये तो राकेश सिन्हा आप गूगल के अंदर चेक कर लो ना, आपको नहीं पता है क्या? 1950 से 2011 तक में सबसे कम रेट रहा है। लेकिन ये मैं जवाब देता हूं आपके दिमाग में राकेश सिन्हा जी, ये जो एंटी मुस्लिम का आप जो प्रोपेगेंडा करते हो ना, सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि आप हमारे देश की सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म का रोज कत्ल करते हो, रोज संविधान का आप लोग कत्ल करते पे तुले। आप तो आजादी के टाइम तो थे नहीं ना, आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो? और मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। क्या योगी अपने जो 156 एमएलए हैं जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं, क्या उनको टिकट देंगे? चुनाव में नहीं देंगे? आपके पास इस बात का भी जवाब नहीं है, तो क्यों बिल लाने की जरूरत? अच्छा, लेकिन आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया था वारिस जी, आपने भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया था। वो सवाल बड़ा सिंपल सा है, कानून आएगा सब पे लागू होगा। आप नहीं बोलते, मैं तो डेटा लेके बैठा हूं। आपका जो हेट है ना हिंदू मुस्लिम का, दिमाग से निकाल देना चाहिए अपने। अच्छा सुनिए, 30 सेकंड में जवाब दे देता हूं। मैं आगे जाऊंगा, मैं जरा उनसे भी तो क्लैरिटी तो ले लूं। अच्छा, इस बिल पर अच्छा एक लिए आएगा, सबके लिए लागू नहीं होगा सब पे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये ख्याल रखिएगा। वो बताएंगे जब मेरा टर्न आएगा तो मैं बता दूंगा आपको क्या होगा। मैं इसका जवाब देता हूं, 30 सेकंड मुझे दीजिए। अरे 10 सेकंड वारिस पठान को 10-15 सेकंड सुनिए जरा। हमारा देश के अंदर नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया है पेगासस की वजह से। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर मोदी जी को, अमित शाह को जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आज के दिन के अंदर, आज के वक्त हमारे देश के सामने सबसे बड़ा क्या है? वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है, उसका जवाब देना चाहिए नहीं मोदी जी को? हमारे देश में पेट्रोल डीजल गैस का भाव इतना आसमान को छू गया है, तेल जो 60 रुपए का था 250 क्रॉस कर दिया, इसका जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? क्या आपके बिल के ऊपर बात करना चाहिए? यकीनन आपके बिल पे भी बात होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आज जो मोदी ने हमारे कोरों में घुस गए, हमारे बेडरूम में घुस गए, हमारे घर में घुस गए। बारिश जी, ये मामला सोमवार से चल रहा है। ये एक मेरी बात सुन लीजिए ना, ये मामला सोमवार से चल रहा है और हर टीवी चैनल पर इसी मामले पर बहस भी हो रही है, हर जगह इस मामले पर बहस हो रही है। आज जिस मुद्दे पर बहस है, आपने अब बात सुने ना मेरी, आप सवाल नहीं सुनते, आपने सारे आंकड़े खुद दिए, मतलब आप भी तैयारी करके आए थे। आपने बताया कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर क्या है, हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर क्या है। मैं समझ, बात सुनी ना, ठीक है। अगर आपका फैक्ट ठीक है तो फिर डर किस बात का है? बिल आने देना, बोले कि लाइए, लाओ बिल, लाओ बिल लाओ ना, मगर ये बोलना कि मुसलमान हो रहा है, सिविल वॉर हो जाएगा, ये सब वायलेंट की टॉक नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, राकेश सिन्हा जरा शॉर्ट में रिप्लाई करें, फिर मैं अश्विनी जी के पास जाऊंगा। राकेश सिन्हा, देखिए मैं एक बात कह दूं, देखिए मेरे बिल का संबंध किसी धर्म समुदाय से नहीं है, लेकिन तब भी मैं एक ऐतिहासिक तथ्य देता हूं, क्योंकि तथ्य का कोई रिलीजन नहीं होता है। 1881 से 1872 से जनगणना शुरू हुई, ब्रिटिश राज में 8 जनगणना हुआ और हमारे समय में 7 जनगणना हुआ अब तक जी। 15 जनगणना में, सेंसस में, सभी जनगणना में ऐतिहासिक तथ्य है, सभी जनगणना में मुस्लिम फर्टिलिटी रेट और हिंदू फर्टिलिटी रेट, यानी मुस्लिम जनसंख्या का ग्रोथ हिंदू जनसंख्या का ग्रोथ से अधिक रहा। और अभी जो लेटेस्ट 2011 का हुआ है, उसमें डिकेडल यानी 10 साल में जो मुस्लिम जनसंख्या का ग्रोथ है वो 24% है, हिंदुओं का 17% है। यहाँ भी 7 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता। आप सुन तो लीजिए सौरभ जी, मुझे 30 सेकंड अनिर्दिष्ट। अच्छा वारिस जी 30 सेकंड अनिर्दिष्ट, बोलिए 30 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड दिए, बोलिए। हाँ, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जनसंख्या कानून जो मैंने लाया उसमें 2 प्रोविजन महत्वपूर्ण है। एक तो 2 चाइल्ड नॉर्म है,
दूसरा जो प्रोविजन मेरा है, चूंकि हम एक लोकतांत्रिक और उदार समाज के अंग हैं, वह कानून अगले 18 महीने तक, यदि कानून आज के दिन बन जाता तो अगले 18 महीने तक कानून का कोई भी कोर्सिव दमनकारी प्रोविजन लागू नहीं होता। 18 महीने तक हम लोगों तक, जो लोग जानकारी विहीन हैं, जो लोग उपेक्षित हैं, जिन लोगों को अशिक्षा है या जो लोग बरगलाए गए हैं, वहां तक हम पहुंचते। और अच्छा राकेश जी, देखिए बात इतनी है, अभी आपने जो फर्टिलिटी रेट का उदाहरण दिया, दिक्कत क्या है? अभी आपने भी हिंदू फर्टिलिटी रेट, मुस्लिम फर्टिलिटी रेट का उदाहरण दिया, वहीं से ये बहस जो है चली जाती है हिंदू मुसलमान में। अब आपके बिल में, एक सेकंड रहमानी साहब, एक सेकंड, आपके बिल में ये लिखा है कि देश में, रहमानी साहब एक मिनट, आपके बिल में लिखा है देश में 2 और 11 का अनुपात नहीं चलना चाहिए। कुछ लोग 2 बच्चे पैदा करते हैं, कुछ लोग 9 और 11 बच्चे पैदा करते हैं, और फिर आपने उसमें हवाला ये दिया सच्चर कमेटी का, तो इशारा साफ हो गया कि आप किसकी ओर बात कर रहे हैं। वही तो बोलने की बात है, हम लोग यही तो बोल रहे हैं। सच्चर कमेटी में राजमोहन सेठी में मैं कोई गैर तथ्यात्मक बात नहीं करूंगा। सच्चर कमेटी ने राजमोहन सेठी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था, सब कमेटी का गठन किया था। राजमोहन सेठी ने अध्ययन करके कुछ तथ्य दिए। देखिए 11 बच्चे कोई सिख भी पैदा कर सकता है, हिंदू ईसाई कोई भी पैदा कर सकता है, लेकिन राजमोहन से, चूंकि सच्चर कमेटी आप एक तथ्यात्मक मानते हो और अपना एक बाइबिल मान रखे हैं, सच्चर कमेटी ने कहा कि ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा ये अल्लाह का दिया हुआ, यह जो परसेप्शन है कि ईश्वर का दिया हुआ बच्चा, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून सब पर समान रूप से क्षेत्र, भाषा, धर्म, संप्रदाय, जाति से ऊपर उठकर लागू होगा। रहमानी साहब मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा ठीक है, अच्छा एक मिनट, रहमानी साहब ऐसा है, संसाधनों को क्यों खा जाना चाहते हैं? रहमानी साहब ऐसा है, देखिए मैं नहीं कहता ये आपकी राय होगी या वारिस पठान की होगी, एक मैं तो उदाहरण है, कोट कर रहा हूं, मैं कोटिंग, सर प्लीज कोट करता हूं, शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद संभल यूपी से, उनका स्टेटमेंट है, जब यूपी में बिल आया, ये स्टेटमेंट है कि कुदरत के कानून के साथ छेड़छाड़ नहीं चलती। अब बताइए राकेश सिन्हा साहब, एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। वारिस साहब राकेश जी ये बोलने, एक मिनट वारिस साहब, एक बीच में नहीं, मैं बस समय में आऊंगा, बात उनकी बात समझ में नहीं आएगी, आप बोलेंगे तो प्लीज आप उस पर गौर कीजिए। सर आप रहमानी साहब रिपीट कीजिए, आप शफीकुर रहमान बर्क साहब की या किसी और ऐसे इंडिविजुअल की बात, तो फिर मोहन भागवत जी की बात करके देख लेते हैं ना। बोलिए कौन सी बात सेक्सुअल बात उन्होंने की, अगर आप बर्क साहब को रख रहे हैं तो भागवत जी बताइए ना, क्या बात बताइए, बोलिए। आप रिपोर्ट्स पर कंसंट्रेट कीजिए। 2001 से लेके मुस्तकिल ग्रोथ डाउन हुआ है, और आज हिंदू और मुसलमान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल। और ये लोग एक बाइनरी क्रिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 1930 से जो है साजिश की जा रही है। आप जो है बात कर रहे हैं कि यहाँ स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, भागवत जी कह रहे हैं कि साजिश करके मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुल्क को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। आप, इसका सीधा मतलब है, मैं मानता हूं कि आप एक नेशनल डिजास्टर का जो इशू है उस पर आप सीरियस नहीं है। अच्छा, जब आप रिलीजन की बात करते, जब आप पॉलिटिक्स की बात करते, तो आप सीरियस नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया और आरएसएस के चीफ ने जो बयान दिया वो साफ बताता है, और पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी का इस बिल को लेके ना आना ये साफ बताता है। चलिए ठीक है, अच्छा ओके, अब मैं आपकी सारी बातों का अश्विनी जी एक बार में जवाब दे देंगे, फिर वारिस साहब के पास में जाऊंगा। इन्होंने कोट किया संघ प्रमुख को, उनका स्टेटमेंट अभी कुछ दिन, 2-4 दिन पहले ही आया है कि 1930 में योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों ने आबादी बढ़ाई और फिर पाकिस्तान बना लिया, और उन्होंने ये कहा कि आज भी असम जैसे इलाकों में बाहर से लोग इसी मंशा के तहत आ रहे हैं और उनको सहायता मिलती है। तो जब कोई भी पॉपुलेशन बिल की बात करता है या पॉपुलेशन की बात करता है तो अपने आप हिंदू मुसलमान में डिवाइड हो जाती है, और इसके लिए बिल आपको कोर्ट जाना पड़ा, आप बीजेपी के नेता हैं। मोहन बर्क साहब और मोहन भागवत जैसे लोग करते थे। अभी अश्विनी जी की बारी है। राकेश जी प्लीज, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कपड़े पहने रहमानी साहब आप भी प्लीज एक मिनट, ये सवाल का पहला हिस्सा था, और अश्विनी उपाध्याय दूसरा हिस्सा ये है, आपको कोर्ट क्यों जाना पड़ा, राकेश सिन्हा को प्राइवेट मेंबर बिल क्यों लाना पड़ा, ये बिल पार्टी क्यों नहीं लाई? हाँ देखिए सौरभ, 2017 में मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आंकड़ों के साथ एफिडेविट में लिखा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिला के 5 करोड़ 2017 में थे, अब तो शायद 10-20 लाख और बढ़ गए होंगे। तो ये एक बड़ी समस्या है। भागवत जी ने उसी बात को कहा है उन्होंने कि वास्तव में यहाँ घुसपैठियों को प्लान्ड वे में लाया जा रहा है, और यहाँ पे घुसपैठियों के समर्थन में 24,000 रोहिंग्या हिंदुस्तान में,
अपने रहमानी साहब आप बोलने तो दीजिए, बोलने आप सुन तो लीजिए, सुनने का अभी टाइम है, आप सुनने के बाद काउंटर कर लेंगे प्लीज। यूएन रिफ्यूजी कमीशन की रिपोर्ट अश्विनी जी की आवाज आए, 5 करोड़ रोहिंग्या यहाँ पर सेटल। अरे सुन तो लीजिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, अश्विनी जी की आवाज आए ऊपर, अश्विनी जी आप बोलिए। 24,000 5 करोड़ टोटल बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिला के 5 करोड़ है सौरभ। आपने क्या कर लिया? और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी हुआ है, सभी राज्य से। ये इनको मिर्ची लग रही है, ये चाहते हैं मेरी बात सारे दर्शक न जान पाए, इसलिए लगातार बोल रहे हैं। आप बोलते रहिए, आपकी बात चाहते हैं ये घुसपैठियों का आंकड़ा छिपाना चाहते हैं देश में, इसलिए नॉनस्टॉप बोल रहे हैं। 5 करोड़ 2017 में थे, अब तो कम से कम 10-20 उसमें 20 लाख और हो गए। अब मैं विषय पे आता हूँ, बड़ी सीधी सी बात है सौरभ, रहमानी साहब आप लगातार बोल रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा थोड़ी आवाज कम करें। हर व्यक्ति ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ता, जो ट्रैफिक तोड़ता है उसके ऊपर चालान होता है। हर व्यक्ति हेलमेट थोड़ी हटाता है, जो हेलमेट हटाएगा उसका चालान होगा, जो सीट बेल्ट नहीं पहनेगा उसका चालान होगा, जो मर्डर करेगा उसको सजा होगी, जो चोरी लूट करती है उसको सजा होती है। ये जो आईपीसी बनी है सबके लिए बनी है, सब पे लागू होती है, लेकिन सबको सजा नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में हमारे दो इसलिए जरूरी है, हमें न शुद्ध दूध मिल पा रहा है, न शुद्ध खाना मिल पा रहा है, न शुद्ध सब्जी शुद्ध फल मिल पा रहा है। और भारत की सौरभ, मैं 30 सेकंड और लूंगा, भारत की 50% समस्याओं का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। जल जंगल जमीन की समस्या हो, चाहे रोटी कपड़ा मकान की समस्या हो, गरीबी भूखमरी कुपोषण की समस्या हो, एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन, सही है, ठीक है, अच्छा ठीक है। सभी समस्याओं की देखिए घूम के बाद वही बार बार आ रही है, आपने भी वही सवाल किया वारिस पठान, मैं भी वही कर रहा हूँ शुरुआत से। कानून आएगा सब पे लागू होगा, इस पर एतराज जायज क्यों है, यही बात ये पूछ रहे हैं। सब पे लागू होगा, जो तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। सौरभ भाई, अगर इन लोग किस बुनियाद के ऊपर ये बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है, जबकि टोटल फर्टिलिटी रेट अगर खाली यूपी का देख लो 2001 में था 4.7, 2011 में था, चाइना का आंकड़ा दे रहा हूं, चाइना में इसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है, 44,000 बच्चे हैं, 70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अश्विनी जी एक मिनट सुनने दीजिए उनकी बात। अरे सुनो वकील साहब, सुनो तो TFR है वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुआ है। 4.7 जो 2001 में था वो तो कम होता जा रहा है, और 2.1 हो जाएगा 2025 तक। तो मतलब के 2025 तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है तो एकदम स्टेबलाइज हो जाएगा। तो फिर किस बुनियाद के ऊपर ये लोग बोल रहे हैं कि इनकी आबादी बढ़ रही है? आप कह रहे हैं कि नहीं, आप कह रहे हैं देश की आबादी अपने आप कम हो जाएगी। अरे ये तो TFR हेलमेट तो लोग पहनते नहीं बिना अगर पेनाल्टी ना हो, अगर पेनाल्टी ना हो तो हेलमेट नहीं पहनेंगे। लोगों को रोजगार दिया है पता है आपको? चाइना में कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने जवानों को रोजगार मिला है मालूम है? या 2 करोड़ रोजगार देना। चाइना से तुलना क्यों करते हो? चाइना का क्षेत्रफल 3 गुना है, चाइना का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना है, चाइना से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। चाइना से तो आप इसलिए भी कंपेयर नहीं कर सकते वारिस साहब, देखिए चाइना में किस किस्म की सरकार चलती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उनको कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में बहस नहीं करनी पड़ती। हमारे यहां तो पार्लियामेंट चल जाए गनीमत होती है, कानून कहां से पास होंगे? बहरहाल, लेकिन आपने जो बात कही, आपने जो बात कही, इसलिए चाइना से तुलना नहीं कर सकते। चाइना का लेकिन आपने जो TFR वाली बात की, देखिए ये भी आंकड़े की बात है, रिसर्च की बात है। एक सेकंड वारिस पठान साहब की बात जो उन्होंने बोली, ऐसा नहीं है कि तथ्यात्मक नहीं है, क्योंकि इस विषय पर काम करने वाले कुछ लोगों ने ऐसे भी लेख और आर्टिकल लिखे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत की पॉपुलेशन ऑलरेडी, जिसको अभी रिप्लेसमेंट लेवल बता रहे थे, वो टेक्निकल टर्म है सिन्हा साहब, वहां तक पहुंचने वाली है। तो हमें जरूरत नहीं है इस कानून की। राकेश जी उस पर जवाब दें। नहीं एक मिनट राकेश मैं इसको स्पष्ट कर दूं। हाँ, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, TFR का कंसेप्ट ही गलत है। आप कहेंगे क्यों? TFR का मतलब होता है कि एक महिला के रिप्रोडक्टिव एज में जो बच्चे पैदा करने की क्षमता जिस एज से 14-15 साल से लेकर उसके जब तक होती है 50, 52, 55, जब भी उसमें कितने बच्चे पैदा करते हैं। ये पश्चिम का कंसेप्ट क्यों है? अमेरिका में 2019 में 40% बच्चे पैदा हुए जो मैरिज से पहले बच्चे पैदा लिए। OECD कंट्री में 11 कंट्री में, जिसमें चिली है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, ऐसे आइसलैंड है, ऐसे 11 कंट्रीज में 50% से अधिक बच्चे। जी सुन तो लीजिए बाबा,
सुन तो लीजिए, मैं एक मिनट में बात, ये विमर्श कर रहे हैं, समय बिल्कुल नहीं, आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। 50% बच्चे जो पैदा लेते हैं प्री मैरिज पैदा लेते हैं। आप डिकेडल सुन तो लीजिए। रेट में कितना डिक्लाइन अच्छा, एक सेकंड राकेश जी, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, टाइम खत्म हो गया। अब आपकी आवाज जाएगी, आप कंक्लूड कीजिए। कितना डिक्लाइन? देखिए, भारत में प्री मैरिज बच्चे पैदा जो होते हैं वो कुछ थाउजेंड्स में पैदा लेते हैं। इससे भारत में जो सैंपल रजिस्ट्रेशन का काम हुआ है, जो सेंसस कमिश्नर सेंसस रजिस्टर उसके अंतर्गत हुआ, उसमें टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट मैरिज भारत में 99% बच्चे मैरिज के बाद पैदा लेते हैं। राकेश जी, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं अपनी टीम की नाराजगी झेलते हुए आपसे, सुनिए राकेश जी रहमानी साहब, हम वास्तव में एक्सप्लोजन पर नहीं है कि एक वोल्केनो। अच्छा ठीक है, समय नहीं है राकेश जी, बात सुन लीजिए। 10 सेकंड में इतना बताइए, क्या भारत में कभी ऐसा कानून आ पाएगा? 10 सेकंड में प्लीज, क्या भारत में कभी ऐसा कानून आ सकता है? देखिए, भारत में ये कानून हकीकत में बदलेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था संसाधन और जनसंख्या का रेशियो होना चाहिए, ठीक है, वह देश में एक विमर्श कर रहा है। दिन प्रतिदिन जीवन में हम चलिए ठीक है, देखते हैं सर, इंतजार करते हैं। मैं माफी चाहता हूं, बीच में आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। राकेश सिन्हा जी, वारिस पठान, रहमानी साहब, उपाध्याय जी, धन्यवाद। रहमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।